नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे पुलिस की भूमिका। पिछली क्लास में उनके अर्थ, कार्य, उच्च संरचना के विषय में पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ते हैं पुलिस के भूमिका या प्रकार्य पर। तो पुलिस का मुख्य कार्य तो आप लोग जानते हैं कि उनका मुख्य जो उद्देश्य है या कार्य है वो सर्विस देना है, जनता की रक्षा करना है या रक्षा करने वाले को ही पुलिस कहते हैं। तो प्रत्येक समाज में अपराधों की रोकथाम करने एवं कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने का काम पुलिस का होता है। अपराधियों के रोकथाम करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ करके उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने का काम एक पुलिस का होता है। इस कारण से बार्न्स एवं टीटर्स, ये दो समाजशास्त्री है, अपराध शास्त्री, इन्होंने कहा कि सुरक्षा का प्रथम पंक्ति, पुलिस को इन्होंने सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब कोई समाज जैसे जैसे अधिक जटिल होता जाता है तथा लोगों के संबंध हित प्रधान होने से औपचारिक बनते जाते हैं तो कानून के उल्लंघन के तरीकों में भी परिवर्तन होता रहता है। देखिए, आदिम समाज की बात करते हैं तो आदिम समाज बहुत ही सरल था, इसलिए उन समय अपराध करने की जो प्रवृत्ति थी वो भी बहुत ही सामान्य ढंग से था। अब जितना समाज जटिल होते जा रहा है, अपराधी करने की जो ढंग है, तरीका है, वो बहुत ज्यादा जटिल होते जा रहा है, समझना बहुत कठिन होती जा रही है। इसी के अनुसार पुलिस बल को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे नए नए तरीकों का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सके। तो देखिए, बोलते हैं ना कि जब कोई चोर है या डाकू है या उनके पास जो प्लान होते हैं उनको समझना, या आज अपराधी के विचारों को सुन करके पुलिस वाले स्वयं चौंक जाते हैं कि ये कैसे किया होगा और ऐसा कैसे हो सकता है, अचंभित होते हैं। तो लोग नए नए तरीके का उपयोग करके अपराध कर रहे हैं और उन नए नए तरीकों का उपयोग उनसे कैसे उनको पकड़ा जाए या कैसे उनको जांच पड़ताल किया जाए, किसी तरह से कैसे उनको सूचना मिलेगी, इसके लिए पुलिस व्यवस्था को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि पुलिस जो है उन तरीकों को समझ सके और समाज के बीच एक शांति या व्यवस्था ला सके। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना एक कठिन कार्य हो गया, फिर भी हम देखते हैं कुछ इनके कार्य हैं। तो सबसे पहले इसका प्रशासनिक कार्य देखेंगे। तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है स्थानीय प्रशासन के आदेशों को परिपालन करवाना या करना। तो जैसे कि कानून जो है देश की बनती है और राज्य पर वह कानून लागू होती है और राज्य जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके या पुलिस प्रशासन इस कानून को संचालित करने का काम करता है और राज्य शासन के आदेशों को पालन करता है। इसके लिए पुलिस द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में शांति बनाए रखा जाए तथा यातायात व्यवस्था नागरिक कानूनों के अनुसार रहे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को निगरानी रखना और बड़े बड़े नेताओं या प्रमुख व्यक्तियों को रक्षा करना है। विदेशी एजेंट द्वारा की जाने वाली जासूसी को रोकना, रात के समय नागरिक बस्तियों में गश्त लगाना और संघर्ष की घटनाओं को रोकना होता है। पुलिस द्वारा किए जाने वाले कुछ अन्य प्रशासनिक कार्य में कलेक्टर ने जैसे कि बताया है कि वर्तमान समय में पुलिस का आवश्यकता बढ़ चुकी है
क्योंकि अपराध बढ़ती जा रही है तो पुलिस को भी बढ़ाना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों की जटिलता, बड़े शहरों का विकास, घातक हथियारों का प्रसार, अपराधियों के बड़े बड़े संगठन, यातायात में होने वाली वृद्धि, आपराधिक क्षेत्रों के विकास तथा अपराध के नए नए तरीकों के कारण एक ऐसी पुलिस की आवश्यकता बढ़ गई जो अधिक सक्षम और प्रशिक्षित है। तो जितनी ज्यादा आज जिस तरीकों को या जिस सफाई के साथ और जितनी कहना चाहिए जितनी विचार से प्लान से जो अपराध किया जा रहा है उसके लिए पुलिस बल को, पुलिस संगठन को भी वैसे ही सक्षम होनी चाहिए और प्रशिक्षित होनी चाहिए कि वह हर प्रकार के अपराधियों को उसको पकड़ सके और अपराध को समझ सके, अपराध को रोका जा सके। तो सबसे पहले हमने कहा देखा प्रशासनिक कार्य। दूसरा आता है हिरासत संबंधी कार्य। तो हिरासत संबंधी कार्य में हम देखते हैं तो इसके लिए एक डॉक्टर जेरोम हॉल इन्होंने बताया, यद्यपि पुलिस को स्वयं किसी अपराधी को दंडित करने का अधिकार नहीं। यस, पुलिस किसी को दंड नहीं दे सकता, उसे दंडित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य होता है अपराधी कार्यों से संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें न्याय के लिए सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये इसका मुख्य कार्य है। पुलिस किसी भी अपराधी को दंड नहीं दे सकता, उनका काम होता है कि उस अपराधी को आप पकड़े और पकड़ करके जो मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम न्यायालय होता है या न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करें और इसे 24 घंटा के अंदर करना होता है। आगे और हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस की कार्य क्षमता का अनुमान साधारणतः इस आधार पर लगाया जाता है कि उसके द्वारा कितने अपराधियों को हिरासत में लिया गया अथवा न्यायालय के में प्रस्तुत अभियुक्तों कितने अधिक लोगों को दंड दिया गया है। देखिए, इस तरह से उनके एक प्रकार से आकलन होती है, कहा जाए कि ऐसा कौन सा पुलिस है जो अपराधियों को कितना अधिक पकड़ा है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है, कितने लोगों को दंड दिलाया है। पुलिस के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी कार्य करने के दो प्रकार है। पहले एक तो न्यायालय के आदेश के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, या कोई ऐसा स्थिति है, ऐसा कोई अपराध किया गया है तो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकता है। तो उसके जो पकड़ने के ये गिरफ्तार करने के उनके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो न्यायालय ने किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आदेश, वारंट, गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया हो, या कई बार पुलिस बिना वारंट के भी ऐसे अपराध जो जघन्य है, जो आदतन अपराधी है या कोई ऐसा गंभीर अपराध किया गया है तो अब बिना वारंट के भी उसको पकड़ सकते हैं। भारतीय दंड विधान के अनुसार पुलिस को भी यह अधिकार है कि वह आवश्यकता होने पर आवारा लोगों को, आदतन लुटेरे हैं या कारागार से जो सशर्त मुक्त किए गए हैं और वह यदि किसी प्रकार के उनकी शर्त को भंग करता है तो ऐसे व्यक्ति को अब बिना वारंट के पकड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति से शांति भंग होने अथवा सामान्य जनजीवन को क्षति पहुंचाने की आशंका हो तो पुलिस द्वारा बिना कारण के उल्लेख किए हुए उसे बंदी बनाने का अधिकार रखता है। अगर किसी अपराध के से किसी व्यक्ति पर संदेह है तो वह कुछ समय के लिए उसे पूछताछ के लिए या अपने नियंत्रण में रख सकता है। फिर हम देखते हैं संदेहपूर्ण व्यक्ति की तलाशी और पूछताछ करना, ये पुलिस का काम होता है। कोई किसी अपराध पर किसी व्यक्ति का उन्हें संदेह है तो वह जमा तलाशी कर सकता है। जमा तलाशी का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो उसके वह कपड़े और जेब की तलाशी कर सकता है उसकी सच्चाई को जानने के लिए या वास्तविक परिचय को ज्ञात करने के लिए। दूसरा काम होता है खाना तलाशी। खाना तलाशी के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रमाण एकत्रित करने के लिए वह उनके घर की तलाशी भी ले सकता है। संदेहपूर्ण व्यक्ति की तलाशी लेने के अतिरिक्त पुलिस को अभियुक्त से ऐसे पूछताछ करने का भी अधिकार जिससे वह वास्तविकता को ज्ञात किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चौथी उसकी जो मुख्य भूमिका होती है हिरासत में लिए गए मामलों के रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पुलिस को संदेहास्पद लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार अवश्य है, लेकिन भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 58 के अनुसार ऐसे मामलों की रिपोर्ट थाना प्रभारी को 24 घंटा के अंदर जिला मजिस्ट्रेट या उसके उपखंड मजिस्ट्रेट को पेश करना आवश्यक है। किसी भी अपराधी को पुलिस थाना के अंतर्गत या बंदीगिरी में केवल 24 घंटा रखा जा सकता है, उसके बाद उस व्यक्ति को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अब न्यायालय जब तक उसको दोषी नहीं ठहराता या उसको सजा नहीं देता, तब तक पुलिस जो है उसको अपने पास नहीं रख सकता, या उसको जो सेंट्रल जेल होती है या जिला जेल होती है वहाँ पर उनको भेजा जाता है। जो हमारा ब्लॉक स्तर पे बनी होती है, इस थाना में केवल उनको 24 घंटा रख करके अगले सुबह उनको न्यायालय में पेश किया जाता है, और उसके अब फिर उस पर जो दंड देने का काम न्यायालय का होता है। पर्याप्त कारण के होने पर यदि पुलिस को विश्वास है कि अभियुक्त को पूछताछ करके 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में रखना आवश्यक है, तो न्यायालय से पुलिस अपराधी को कुछ दिनों के लिए रिमांड पर लेने पर आदेश प्राप्त कर सकता है। पुलिस यह कार्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसकी सहायता से विभिन्न अपराधी संबंधी उपयोगी सूत्र प्राप्त किया जा सके। अगर वह रिक्वेस्ट करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कुछ दिन रखने से और कुछ सच्चाई या कुछ कहना चाहे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, तो वह उस रिमांड को रख सकता है। फिर हम देखते हैं आपराधिक मामलों का अन्वेषण करना है। तो जैसे जैसे आपराधिक जटिल होते जा रहे हैं, विशेषीकरण होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस अपनी गतिविधि की में भी परिवर्तन ला रहे हैं। अपराध और अपराधियों को पकड़ने में वो सफल हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस का एक कार्य होता है गुप्त सूचनाओं की सहायता से अपराधी होने से पहले उसे रोकने का प्रयास। यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपराध करने की सूचना पहले से उन्हें मिल जाए, तो पुलिस उसे अपराध करने से रोक सकता है। तो यह गुप्त सूचनाओं के माध्यम से पता चलती है। तो ऐसे सूत्र एकत्रित किए जाए जिनकी सहायता से अपराध की योजना बनाने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। इसके लिए पुलिस में विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों की अपराधों गिरोह के बीच रहकर उनकी गतिविधियों का पता लगाया जाता है ना। पुलिस कई बार आम ड्रेस में होता है या ऐसा अपने आप को मतलब बताता नहीं, दिखाता नहीं कि वो पुलिस वाला है। वो एक आम आदमी की तरह जो है रहता है, उनके बीच में घूमता फिरता रहता है और लोगों को शक नहीं होता कि पुलिस है, और सारी घटनाओं को देख करके वह फिर उन अपराधियों को पकड़ लेता है उनके विषय में प्राप्त जानकारी लेने के बाद। तो नई नई विधियों को ज्ञात करके उनके द्वारा अपराध की संभावना कम हो जाती है, और अपराध की स्तर की जांच में अंगुलियों के निशानों का अध्ययन भी किया जाता है, इसलिए फिंगरप्रिंट की जाती है। ये भी एक माध्यम होती है अपराधी को पकड़ने में या पहचान करने में। इसके लिए प्रशिक्षित कुत्तों की भी सहायता लेते हैं। आप जानते हैं सीआईडी लोगों के पास इस तरह के विशेष प्रशिक्षित कुत्ते भी रखे होते हैं जो अपराधी को पकड़ने के लिए सहायता के रूप में होते हैं। फिर देखते हैं अपराधियों को पकड़ना। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे हिरासत में लेकर अपराधों को रोका जाता है, और शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए किसी भी व्यक्ति संदेह व्यक्ति को किसी संदेह व्यक्ति पर वह बंदी बना सकती है। पुलिस द्वारा हिरासत में ले गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, और इसके विरुद्ध लगाए अभियोग की जानकारी देना आवश्यक है कि उन्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा उस व्यक्ति को, और किस कारण से पकड़ा है, और किस संदेह में पकड़ा है, क्या उनके पास जानकारी है ना। उसको बताना, ऐसा नहीं कि किसी भी को पकड़ ले बिना कारण के, बिना उसके कुछ जानकारी के उसको बंदी गृह में रखने का उन्हें कोई कारण होनी चाहिए, और एक सही कारण होना चाहिए, तभी कहना चाहिए। नहीं तो कई बार होता है कि जो
एक प्रकार से कहा जाए निर्दोष व्यक्ति है और कई बार उनको पकड़ लिया जाता है या झूठी आरोप में पकड़ लिया जाता है, बाद में पता चला कि पुलिस की गलती थी। तो ऐसे में पुलिस को खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। तो एक मजिस्ट्रेट के सामने उनको एक अभियोग चलानी पड़ती है और उसको बतानी पड़ती है। पुलिस यदि आप आते किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो पुलिस बिना वारंट उसे पकड़ सकता है। पुलिस को दिए गए अधिकार का उद्देश्य अपराधी को रोकने में सरकार और समाज की सहायता करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसका, आपराधिक कानून को लागू करना। देखिए, पुलिस का और महत्वपूर्ण कार्यों में आपराधिक कानून तथा आपराधिक कार्य प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत आपराधिक कानूनों को लागू करना होता है। विभिन्न कानूनों को पारित करते समय सहायता पुलिस में कोई विचार विमर्श न करने के कारण अक्सर ऐसे कानून बन जाता है जो व्यवसायिक रूप से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। कई बार होता है, अभी आप बस जो ड्राइवरों की हालत आप उससे देख सकते हैं, है ना। कई बार आम आदमी या कई एक जानकार विशेषज्ञ के अभाव में यदि उनसे कोई कोई विमर्श नहीं हुआ है, विचार विमर्श नहीं हुआ है और ऐसा कानून बना दिया जो व्यवहारिक रूप में आम आदमियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है या उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि उनको इस कानून को लागू करने में कठिनाई होती है। तो एक पुलिस अधिकारी पुलिस सेवा में आने से पहले भी आपने जानते होंगे कि उन्हें शपथ दिलाया जाता है, जिसमें विधि प्रवर्तन अधिकारी के रूप में मेरा जो मूल कर्तव्य उनकी है ना, अपने मानव जाति की सेवा करना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, सरल और सीधे व्यक्तियों के धोखों से या दुर्बलों के दमन से शांतिप्रिय लोगों की हिंसा और अव्यवस्था की रक्षा करना तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के संवैधानिक अधिकारों का आदर करना। इस तरह से पुलिस को जो है उनकी कर्तव्य का शपथ लेना पड़ता है कि मैं, है ना, अपने जो कर्तव्य है, जिस तरह से उनके कार्य है, जो उनकी सेवा करना है, उसको ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करेगा करके। स्पष्ट है कि कोई भी पुलिस अधिकारी व्यवहारिक रूप से इन सभी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं ना, तो इस तरह से दिखाई नहीं देता है। अर्थात पुलिस जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कई बार असफल हो जाते हैं और जिस ढंग से होनी चाहिए कर्तव्य, वैसा उनके लिए भी चैलेंज दिखाई देता है। फिर हम आते हैं सामान्य कल्याण कार्य। तो सामान्य कल्याण कार्य में वर्तमान कल्याण राज्यों में पुलिस के कार्यों में उन कार्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिसका संबंध सार्वजनिक कल्याण से। उदाहरण के रूप में देखें कि जैसे कोई खोए हुए व्यक्ति को पता लगाना है ना, गुमशुदा व्यक्ति के विषय में आप जानते होंगे, पुलिस प्रशासन की सहायता ली जाती है। जनता की सहायता करना है, बाल अपराधियों को रोकना है, विकलांग लोगों की सहायता करना है और दुर्घटनाओं में घायल लोगों को उपचार के लिए व्यवस्था करना। इस तरह के कार्य एक सामान्य कल्याण कार्य के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने हाल में यह संतुति दी है कि बाल अपराधियों की रोकथाम करने के लिए उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए विशेष पुलिस दस्ते भी बनाए गए हैं। बड़े नगरों में यातायात के दबाव में बढ़ने वाली ट्रांसपोर्ट एरिया को देखते हुए समस्याओं का निराकरण करके सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि करना भी पुलिस का एक दायित्व होता है। तो फिलहाल ये इस तरह से पुलिस की जो भूमिका है, कार्य है, वो यहीं पर पूर्ण होता है। इसका अगला हेडिंग बनता है पुलिस के इन कार्यों को करने में क्या क्या असफलता होती है, और फिर उसका एक और हेडिंग है कि उस असफलता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके विषय में हम एक और क्लास पे देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इस पर आप ध्यान दीजिए और तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।